नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। जल जंगल जमीन की बात जब होती है तो आदिवासियों की बात होती है। दरअसल जंगल किसका है? तो हमको लगता है जो जंगल में रहता है जंगल उसका है। जल जो है जिसका वो उतना ही उपयोग करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है। जंगल से उतनी ही चीज़ें लेते हैं जिससे जंगल नष्ट ना हो। जमीन का वो उतना ही उपयोग करते हैं, उसको अपनी माता समझते हैं। पूरे पशुधन, पशु पक्षी, पेड़ पक्षियों को, सबको वो पूजते हैं। ऐसे आदिवासी जो हैं वो तमाम, अगर हम कहें कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी आरक्षण के बावजूद आज आदिवासी या जनजाति के लोगों को जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। बावजूद इसके, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो, उसने आदिवासियों के हित की बात की है। कालांतर में बहुत सारे ऐसी भी पार्टियां बनी जो आदिवासियों के नाम पे बनी, उस क्षेत्र के विकास को लेकर बातचीत की। पर आज भी हम देखते हैं कि अगर हम जिस बस्तर की बात करें तो वहाँ अबुझमाड़ है, जहाँ अभी भी बहुत सारे लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। तो दरअसल हम ये बात आदिवासियों की क्यों कर रहे हैं? आज देश के दो बड़े नेता आदिवासी बाहुल्य इलाके में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ बस्तर में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया, वहीं राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सिवनी में थे। दोनों ने आदिवासी आबादी के सामने कई वादे किए और देश की दशा दिशा पे बात कही। सबसे पहले नज़र हम डालें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा बस्तर में कि जिससे लगे कि वो आदिवासी समाज के हित चिंतक हैं, या अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ का पहले चरण का चुनाव जो बस्तर से हो रहा है उसके मतदाता प्रभावित हों। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जम के निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली से 1 रुपया जब निकलता था तो सिर्फ 15 पैसे ही गांव तक पहुंचते थे। ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ही कहते थे। कांग्रेस को बताना चाहिए कि कौन सा पंजा था जो 85 पैसे मार लेता था। कांग्रेस पे निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भ्रष्टाचार ही देश की पहचान बन गई थी। भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब का हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे। दिल्ली से 1 रुपया भेजे तो पूरे 100 पैसे गरीब के खाते में जमा हो गए। 1 रुपया भेजकर 85 पैसे गायब होने वाला जादू का खेल बंद हो गया। मोदी ने कहा कि मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा करके चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि आने वाले 5 साल भी फ्री राशन की स्कीम चलती रहेगी ताकि गरीबों का पैसा बचता रहे। राम मंदिर का उल्लेख करते हुए भी उन्होंने कहा कि राम नवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे राम लला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। 500 साल बाद यह सपना पूरा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खुशी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को होना स्वाभाविक है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो है राम मंदिर बनने से बहुत नाराज है। कांग्रेस के शाही परिवार ने प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया। जिन नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया उन्हें पार्टी से निकाल दिया। यह दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। मोदी के लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं अपने देश को, अपने परिवार को लूट से बचाने के लिए जुटा हूँ। मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी ने लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया। इधर अगर हम मध्य प्रदेश के सिवनी में राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने खुद को आदिवासी हितैषी बताते हुए भाजपा और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी का मतलब मूल मालिक है। पहले मालिकों को देश के धन, जल, जंगल और जमीन का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। आपकी जगह कहाँ होनी चाहिए, इस बात की लड़ाई है। देश में आदिवासी की आबादी 8% है। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पढ़ा, देश की सबसे बड़ी कंपनियां, उनके मालिकों में आदिवासियों की संख्या 1% भी नहीं है। बेरोजगारी को लेकर भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में अब 30 लाख रिक्तियां हैं। सरकार के पास 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जिसे बीजेपी के लोग आपको देते नहीं हैं। वे आपको अनुबंध पे काम कराते हैं लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं देते। हम देंगे। राहुल गांधी ने लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारा पहला कदम 30 लाख सरकारी नौकरी देना होगा। इस तरह दोनों बड़े नेताओं ने
खुद को आदिवासियों का करीबी, उनका उद्धार करने वाला बताया और विपक्ष पर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं की ओर और उनकी पार्टियों की ओर से आदिवासी बाहुल इलाकों में शासन का भरपूर मौका मिल चुका है दोनों ही पार्टियों को, लेकिन अब तक आदिवासियों को समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। कोई आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम पर इन्हें राजधानी में नचा लेने की, कोई आदिवासी का विकास समझ लेता है, तो कोई नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में इन्हें हथियार देकर सलवा जुड़ूम जैसे आंदोलन खड़ा करने में। मगर हमें देश के 10 करोड़ आदिवासियों की वाकई चिंता है, तो इसके लिए इस समाज को करीब से समझकर नया रोड मैप तैयार करना होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई लोकसभा सीटों के नतीजे आदिवासी मतदाता ही तय करेंगे। इसलिए भी आने वाले दिनों में इनके पक्ष में कोई आवाज़ उठती नजर आएगी तो हम आश्चर्य नहीं करेंगे। बात यह है कि चाहे बस्तर की बात हो, चाहे सिवनी की बात हो, नरेंद्र मोदी कहे या राहुल गांधी कहे, जो बात हो रही है उस बात में जो आदिवासी है उसकी क्या 5वीं अनुसूची लागू हुई, 6ठी अनुसूची लागू हुई, क्या आदिवासियों को उनकी ज़मीन का वाजिब हक मिला, क्या उनको लघु वनोपज का वाजिब हक मिला, क्या उनके बच्चे उसी तरह बाकी लोगों के जो संपन्न वर्ग के बच्चों की तरह पढ़ पा रहे हैं, क्या उनको वो सारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्या उनके पास सड़क है, क्या उनके पास वो सुविधाएं हैं जो उनको होना चाहिए। पर जो आदिवासी हमारा मूल है, हम जिस पे बहुत गर्व करते हैं, जिसकी संस्कृति पे हम नाच करते हैं, वो आदिवासी यदि इतने साल बाद भी कहीं पीछे है तो ये राजनीतिक पार्टियों को सोचना पड़ेगा और एक नए सिरे से उनके लिए रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। वरना जब जब चुनाव आएंगे, दोनों ही पार्टियां या और भी पार्टियां आएंगी जो आदिवासी हितों की बात करेंगी, उसमें सर्व आदिवासी समाज जैसे लोग भी आएंगे और बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी आएंगे जो आदिवासियों के हित चिंतन की बात करेंगे। पर आदिवासी आज कहाँ है, किस तरह वो रोजगार के लिए भटक रहा है, किस तरह वो जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रहा है, कैसे उसके यहाँ यातायात सुगम नहीं है, कैसे उसके यहाँ सड़क का संजाल नहीं है, कैसे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, पीने का स्वच्छ पानी उसके पास नहीं है, उसके जंगल पे दूसरे लोग राज कर रहे हैं, वहाँ पर ठेका पद्धति चल रही है। आदिवासी जो है, जिसके लिए दुष्यंत कुमार ने कहा था कि ना हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। तो इस जनतंत्र के सफ़र में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दबे कुचले हैं, जिनके पास कमीज भी नहीं है, पाँव से पैर ढक रहे हैं, पर इस सफ़र में वो साथ हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बार जब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में सोचता हूँ या मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बारे में सोचता हूँ, तो बहुत बार लगता है कि उनकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, वो बहुत संतोषी हैं, बहुत संकोची हैं। पर हाँ, जब उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो वो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार करते हैं और वो प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं। तो चाहे सरकारें किसी की हों, कोई भी सत्ता में पार्टी आए, पर उसको ये समझना पड़ेगा कि आदिवासियों के लिए उसको अलग से योजनाएं बनानी पड़ेगी और वो योजना ऐसी हो जो आदिवासियों तक सीधे पहुँचे। बीच में अगर कोई भी बिचौलिया आता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अन्यथा हम देखते हैं कि आदिवासी के हितों की बहुत बात हुई है, पर आदिवासी अभी भी, अगर विकास की हम बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, तो बहुत पीछे है। इस बारे में सबको सोचना होगा। नमस्कार।